नमस्ते बच्चों। आज हम 10वीं कक्षा स्पर्श पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड में से 5वां पाठ पर्वत प्रदेश में पावस पढ़ने जा रहे हैं। पावस का अर्थ है वर्षा, बारिश, बरसात। वर्षा ऋतु ऋतुओं की रानी है। जिस प्रकार वसंत ऋतु ऋतुओं का राजा है, वैसे ही वर्षा ऋतु जो है ऋतुओं की रानी है। वर्षा का आनंद सभी उम्र वाले उठाते हैं। छोटे बच्चे बारिश के पानी में कागज की नावें चलाते हुए, युवक लोग बारिश के पानी में भीगते हुए तथा खेलते हुए, बूढ़े लोग बालकनी में बैठकर वर्षा का आनंद उठाते हुए कॉफी या चाय पीते हुए इसका मजा लेते हैं। शहरों तथा गांवों की अपेक्षा पहाड़ी प्रांतों में वर्षा ऋतु का आनंद अवर्णनीय है, अतुलनीय है, असमान है। ऐसे पर्वत प्रदेशों में पावस ऋतु की शोभा का वर्णन करते हुए सुमित्रानंदन पंत जी ने इस छोटी सी कविता लिखी है। आइए हम इस कविता पाठ पढ़ेंगे। इस कविता का नाम है पर्वत प्रदेश में पावस। पंत जी के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करेंगे। पंत जी का जन्म 1900 में हुआ है। वे उत्तरांचल के अल्मोड़ा जिले के कौसानी गांव में पैदा हुआ था। जन्म के कुछ ही घंटों में उनकी मां गुजर गई थी, इसलिए वे प्रकृति की गोद में ज़्यादा पले बड़े थे। प्रकृति से इनका नाता रिश्ता गहरा है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा अल्मोड़ा में ही हुई है। 1918 में वे अपने भाई के साथ काशी आ गए और वहाँ क्वींस कॉलेज में पढ़ने लगे। 7 साल की उम्र में ही स्कूल के काव्य पाठ के लिए पुरस्कृत हुए थे। 1915 में स्थायी रूप से साहित्य सृजन शुरू किया और छायावाद के प्रमुख स्तंभ के रूप में वे जाने गए हैं। छायावाद का अर्थ है कि प्रकृति से अपने जीवन की तुलना करना। पंत जी की आरंभिक कविताओं में प्रकृति प्रेम और रहस्यवाद झलकता था। रहस्यवाद का अर्थ है प्रकृति में भगवान का दर्शन करना। इसके बाद वे महात्मा गांधी जी के विचारों से प्रभावित हो गए। इनके बाद की कविताओं में अरविंद दर्शन का प्रभाव स्पष्ट नजर आता है। आकाशवाणी के परामर्शदाता के रूप में रहकर अपनी जीविका चलाए थे। 1961 में भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से अलंकृत कर दिया है। इनके चिदंबरा काव्य संकलन पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इसके बाद वे बहुत सारे पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। इनका निधन 28 दिसंबर 1977 को हुआ है। हम सबका मन पहाड़ों पर जाने के लिए मचलता रहता है। हिमालय तक जाने का मौका बहुत कम मिलता है, लेकिन आसपास के पर्वत प्रदेश में जाने का अवसर अगर हमें मिले तो हम उसे हाथ से जाने नहीं देते हैं, है ना। ऐसे ही सुमित्रानंदन पंत जी की कविता अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें प्रकृति का ऐसा रोमांचक वर्णन मिलता है कि हमारे आसपास की सभी दीवारें कहीं विलीन हो गई हो, मतलब गायब हो गए हैं। हम ऐसे किसी रम्य सुंदर स्थल पर पहुंच गए हैं जहां पहाड़ों की अपार श्रृंखला हो, पास ही झरने बह रहे हैं और हम सब कुछ भूलकर उसी में लीन हो गए हो। ऐसी अनुभूति हमें इस कविता पढ़ने से मिलती है। हिंदी के महान कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने सुमित्रानंदन पंत की तुलना अंग्रेजी के प्रसिद्ध नेचर पोएट कही जाने वाले शेली से इनकी तुलना की है। इन दोनों की कविताओं में उपमाओं का मधुर मधुर और कोमल कोमल उपयोग हम देख सकते हैं।
आइए हम इस कविता में जाएंगे और प्रकृति के सौंदर्य को हम अपने आंखों से निरखने की अनुभूति प्राप्त करेंगे। पर्वत प्रदेश में पावस पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। इस काव्यांश में वर्ष ऋतु के समय पहाड़ों की मनोरम दृश्यावली का वर्णन हुआ है। प्रकृति के पल पल बदलते रूप सौंदर्य का मनोरम चित्र इस कविता में अंकित किया गया है। पावस ऋतु थी, वर्षा ऋतु थी पर्वत प्रदेशों में। पल पल हर क्षण परिवर्तित बदलता रहता है प्रकृति वेश, प्रकृति का रूप हर क्षण बदलता रहता है। मेखलाकार पर्वत अपार, मेखलाकार मतलब करधनी, करधनी का अर्थ है कमर में पहना जाने वाला गहना जो मंडलाकार में रहता है। मंगलाकार का अर्थ है गोल आकार में। पर्वत के ऊपर का जो शिखर है वह गोल आकार में दिखाई देता है। उसकी तुलना कवि मेखलाकार माने करधनी से किया है। ऐसे मंडलाकार पर्वत अपार बहुत सारे हैं। अपने सहस्र दृग सुमन फाड़, सहस्र हजारों, सुमन फूल माने पर्वत में हजारों फूल खिले हैं। वे दृग, दृग मतलब आंखें, पर्वत की आंखों के समान है। सहस्र दृग सुमन फाड़ का अर्थ है हजारों फूल रूपी आंखों को खोलकर अवलोक रहा है बार बार। पर्वत अवलोक रहा है मतलब देख रहा है बार बार, कई बार वह देख रहा, लगातार देख रहा है। नीचे जल में निज महाकार, नीचे के जो तालाब है उस तालाब के जल में अपना निज महाकार, अपना विशाल आकार को देख रहा है। जिसमें जिसके चरणों में पला ताल, जिसके चरणों में माने पर्वत के चरणों में, चरणों मतलब पर्वत के नीचे की जो भूमि है उस भूमि में पर्वतों से बहता हुआ पानी आकर तालाब का रूप धारण करके जम जाता है और वहाँ दर्पण सा विशाल रूप में फैल गया है। दर्पण सा फैला विशाल तालाब जो है दर्पण के समान विशाल रूप में फैल गया है। दर्पण का अर्थ है आईना, मिरर। जिस प्रकार हम आईने में अपने प्रतिबिंब को देखते हैं वैसे ही पर्वत अपने चरणों के नीचे बहते हुए तालाब में दर्पण को समझकर और उस दर्पण में अपना विशाल आकार देख रहा है। देख रहे हैं ना आप यहाँ पर पर्वतों में कभी धूप कभी बारिश, इस प्रकार हर पल प्रकृति का वेश बदलता रहता है। यहाँ आप थोड़ी सी धूप देख सकते हैं तो यहाँ पर काले बादल छाए हैं और बारिश होने वाली है। इस प्रकार हर पल प्रकृति का वेश बदलता रहता है। मेखलाकार पर्वत अपार, आप देख सकते हैं यहाँ पर नूपुर के आकार के, करधनी के जैसे माने वड्डाणम जिस प्रकार हम गोल गोल में देखते हैं वैसे ही यहाँ भी पर्वत मेखलाकार के जैसे अपार है माने बहुत सारे हैं दिखाई दे रहे हैं। देखा आपने करधनी, करधनी मतलब इसे कमर में वेस्ट में पहनते हैं, कमर में पहना जाने वाला गहना है। जिस प्रकार यह गोल गोल दिखता है वैसे ही मेखलाकार के अपार पर्वत श्रेणियां दिखाई दे रहे हैं। अपने सहस्र दृग सुमन फाड़ माने देख रहे हैं आप पहाड़ों में हजारों संख्या में फूल खिले हैं जो पर्वत की आंखों के समान दिखाई दे रहे हैं। इन फूलों की तुलना हम पर्वत की आंखों से कर रहे हैं। ऐसे फूल रूपी आंखों से अवलोक रहा है बार बार माने वह देख रहा है, बार बार देख रहा है। नीचे जल में निज महाकार, नीचे जल में यहाँ पानी है, इस पानी में अपना महाकार आप देख सकते हैं। पर्वत का आकार इस पानी में हम देख सकते हैं, इसमें वह देख रहा है। जिसके चरणों में पलाताल माने पर्वत के चरणों में माने पर्वत
के नीचे के जो भूभाग है, जो धरती है, वहाँ पर तालाब जैसा बन गया है। उस तालाब में 1000 रूपी आँखों से वह अपना आकार देख रहा है। दर्पण सा फैला है विशाल, माने वह तालाब जो है दर्पण के समान फैला है। देख सकते हैं आप, पानी जो है बहुत स्वच्छ है और इस पानी में पर्वत का आकार बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। इस प्रकार नीचे जल में निज महाकार, नीचे जल में अपना महान आकार को वह देख रहा है पर्वत। देखिए किस प्रकार पर्वत का विशाल आकार नीचे तले पले जो ताल है उस ताल में हमें दिखाई दे रहा है। पानी देखिए कितना स्वच्छ और साफ सुथरा है और उस पानी में पर्वत का विशाल आकार बहुत अच्छा जैसे कि तैसे दिखाई दे रहा है। जिस प्रकार हम दर्पण में, दर्पण सा फैला, दर्पण मतलब आईना, मतलब मिर्रर के जैसे साफ सुथरा है और उस तालाब के पानी में पर्वत अपना महान आकार देख रहा है। इस काव्यांश में आए कुछ शब्दों के अर्थ, कठिन शब्दों के अर्थ। पावस मतलब वर्षा ऋतु, प्रकृतिवेश प्रकृति का रूप, मेखलाकार करधनी के आकार का, सहस्र माने 1000, दृग सुमन पुष्प रूपी आँखें, अवलोक करना देखना, महाकार विशाल आकार, दर्पण आईना। दूसरा पद्यांश देखिए। गिरी का गौरव गाकर झरझर मद में नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर। गिरवर के उर से उठ उठ कर उच्चाकांक्षाओं से तरवर, है झांक रहे नीरव नभ पर, अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। कवि ने इन पंक्तियों में पर्वतों से बहने वाले झरनों और पर्वतों के वृक्षों के सौंदर्य का वर्णन किया है। ये झरने मधुर ध्वनि से नीचे बहते रहे हैं। ऐसे लग रहा है कि वे पर्वतों का गुणगान कर रहे हैं। माने गुणगान करते माने किसी की महिमा गाते समय जिस प्रकार आवाज़ निकलती है, वैसे ही झरनों की आवाज़ जो है पर्वतों के गुणगान जैसा सुनाई दे रहा है। गिरी का गौरव गाकर, माने गिरी माने पर्वत, पर्वत का गौरव का गान करते हुए, झरझर माने झरझर झरते हुए, मद में मस्ती में, नस नस उत्तेजित कर माने रग रग हर एक जो शरीर का अंग है उत्तेजित करते हुए, मोती की लड़ियों से सुंदर माने ये देखने में मोती की लड़ियों के जैसे दिखाई दे रहे। मोती माने पर्ल्स, लड़ियाँ माने पर्ल्स चेन। अगर आप देखेंगे किस प्रकार स्वच्छ और सुंदर दिखाई देता है, ये झरने भी ऐसे ही दिखाई दे रहे। आप देखिए इसमें अगर दूर से हम देखेंगे तो पर्वतों से निकलने वाले जो झरने हैं वे मोती की लड़ियों के जैसे माने पर्ल्स चेन के जैसे साफ सुथरा और सुंदर दिखाई दे रहे हैं। झरते हैं झाग भरे निर्झर, निर्झर माने झरने जो हैं झरते हैं माने बह रहे हैं। झाग भरे, झाग मतलब यहाँ का जो फेन माने फोम, इसे झाग निकलते हुए वे ऊपर से नीचे बह रहे हैं। गिरिवर के उर से उठ उठ कर उच्च आकांक्षाओं से तरवर, गिरिवर के उर से माने गिरी माने पर्वत के हृदय से उठ उठ कर माने ऊपर उठकर, उच्च आकांक्षाओं से माने जिस प्रकार आकांक्षाओं से भरने वाला आशावादी मनुष्य किस प्रकार ऊपर देखता रहता है, वैसे ही उच्च आकांक्षाओं से तरवर, तरवर माने पेड़ है, झांक रहे माने देख रहे हैं, नीरव नभ भर, नीरव मतलब मौन, मौन रूप से वे आकाश की ओर अनिमेष माने एकटक पलक लगाए बिना, मतलब विदाउट ब्लिंकिंग द आइस, अटल स्थिर कुछ चिंता पर माने किसी चिंता में डूबे हुए वे मौन रूप से वे आकाश की ओर ऊंचे उठने की इच्छा से देख रहे हैं। दूसरे काव्यांश के कुछ कठिन शब्दों के अर्थ। मद माने मस्ती, झाग फेन मतलब फोम, उर हृदय,
उच्चाकांक्षा, ऊंचे उठने की इच्छा। तरवर पेड़, नीरव नभ, शांत आकाश। अनिमेष, एकटक। अटल, स्थिर, चिंता पर, किसी चिंता में डूबे हुए। तीसरा काव्यांश देखिए। उड़ गया अचानक लो भूधर, फड़का अपार पारद के पर। रव शेष रह गए है निर्झर, हे टूट पड़ा भू पर अंबर। धंस गए धरा में सभय शाल, उठ रहा धुआं जल गया ताल। योम जलद यान में विचर विचर था, इंद्र खेलता इंद्रजाल। उड़ गया अचानक लो भूधर, भूधर मतलब पहाड़, माने भूमि पर रहने वाला पहाड़। अचानक पक्षी के जैसे पंख पाकर उड़ने के लिए तैयार है, ऐसे हमें दिख रहा है। यहाँ पहाड़ के पंख मतलब पहाड़ के ऊपर छाए जो बादल, बादल रूपी पंखों को लेकर पहाड़ उड़ने के लिए तैयार हैं। उड़ गया अचानक लो भूधर, अचानक पहाड़ उड़ने के लिए तैयार हैं। तो उड़ने से पहले क्या है, पक्षी जिस प्रकार अपने पंखों को फड़फड़ाता है वैसे ही फड़फड़ा रहा है पहाड़। अपार पारद के पर, अपार माने बहुत सारे, पारद के पर, पारद के पर मतलब पारद के पर, परे के समान मतलब मर्क्यूरी, परे मतलब मर्क्यूरी के जैसे पंखों को, माने चमकीले पंख पाकर इन पंखों को फड़फड़ाते हुए वह उड़ने के लिए तैयार हैं। पारद शब्द को दो अर्थों में प्रयोग किया गया है और एक पारद के पर में मर्क्यूरी के विंग्स। नेक्स्ट, पारद मतलब वारिद मतलब बादल। यहाँ पर पारद के पर, पारद माने मर्क्यूरी के जैसे, पर माने पंख, पारद के पर माने बादल जैसे पंख, माने यहाँ पर रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। इस बार आपको पाठ्यक्रम में अलंकार जोड़े गए हैं, तो अलंकार पढ़ते समय फिर से हम इन सभी काव्यांश के पंक्तियों को दोहराएंगे। तो उड़ गया अचानक लो भूधर, फड़का अपार पारद के पर। देखा आपने, पहाड़ों के ऊपर बहुत सारे बादल जैसे पंख प्राप्त करके पहाड़ उड़ने के लिए तैयार हो रहा है, ऐसे हमें दिखाई दे रहा है। रव शेष रह गए है निर्झर, हे टूट पड़ा भू पर अंबर। रव शेष रह गए निर्झर माने झरनों की आवाज़ ही, शेष माने केवल वह रह गया है और चारों ओर वातावरण इतना शांत है कि झरनों की आवाज़ के बिना और किसी की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है। हे टूट पड़ा भू पर अंबर, ऐसा लग रहा है बादल के छा जाने पर ऐसे लग रहा है आकाश टूटकर भूमि पर गिर पड़ा है, ऐसे दिख रहा है। धंस गए धरा में सभय शाल, उठ रहा धुआं जल गया ताल। धंस गए हैं माने भूमि के अंदर दब गए हैं, धरा मतलब भूमि, भूमि के अंदर दब गए हैं। सभय माने भयभीत होकर। शाल वृक्ष, शाल वृक्ष मतलब कोनिफर ट्रीज, मालूम है आपको, इतने लंबे लंबे जो वृक्ष हैं यहाँ दिख रहे हैं लेकिन अंदर आपको दिखाई नहीं दे रहे, मतलब वे भयभीत होकर भूमि के अंदर जाकर दब गए हैं। जिस प्रकार ज़्यादा बारिश से बचने के लिए हम अपने आप को किसी शेड के अंदर जाते हैं, वैसे ही शाल वृक्ष भी भयभीत होकर भूमि के अंदर जाकर रह गए हैं। उठ रहा धुआं जल गया ताल, ताल मतलब तालाब, जल गया है और उसमें से धुआं उड़ रहा है, माने पानी जलने से जिस प्रकार भाप बाहर आ जाता है वैसे ही यहाँ भी तालाब जल रहा है और उसमें से धुआं ऊपर उठ रहा है जैसे दिख रहा है। योम जलद यान में विचर विचर था, इंद्र खेलता इंद्रजाल। योम माने जिस प्रकार जलद यान में बादल रूपी विमान में विचर विचर घूमते घूमते हुए इंद्र, मालूम है आपको है ना, वर्षा का जो है वर्ण और इंद्र इन दोनों को हम लेते हैं, तो इंद्र जो है
इंद्रजाल खेलता हुआ, अद्भुत खेल दिखाते हुए। इंद्रजाल मतलब हम एक और से ले सकते हैं मैजिक, मतलब इसे एन्चांटमेंट भी कहते हैं हम। तो मैजिक कर रहा है माने बादल रूपी विमान में बैठकर इंद्र अपना चाल दिखा रहा है। इस काव्यांश के कठिन शब्द हैं रवशेष, केवल आवाज रह जाना, सभय भय के साथ, शाल एक वृक्ष का नाम, हम इसे कोनिफर के रूप में लेते हैं, ताल मतलब तालाब, जलदयान बादल रूपी विमान, विचर घूमना, इंद्रजाल जादूगरी दिखाना, वही है मैजिक दिखाना। आइए मैं और एक बार इस कविता गान करके समझाती हूँ। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश, माने पर्वत प्रदेशों में पावस ऋतु में माने वर्षा ऋतु में प्रकृति का रूप हर क्षण बदलता रहता है। मेखलाकार पर्वत अपार अपने सहस्र दृग सुमन फाड़, अवलोक रहा है बार बार नीचे जल में निज महाकार, जिसके चरणों में पला ताल दर्पण सा फैल रहा है विशाल। मेखलाकार पर्वतकार धनी के आकार के अपार पर्वत श्रेणियां अपने ऊपर खिलने वाले हजारों आंख रूपी पुष्पों से फाड़ फाड़ कर नीचे तालाब में अपने विशाल आकार को देख रहे हैं। गिरी का गौरव गाकर झरझर मद में नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों सी सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्जर। गिरी का गौरव गान करते हुए मैंने पर्वत के गुणगान करते हुए आवाज करते हुए झरझर मद से उत्साह से नस नस को माने अंग अंग को उत्तेजित करते हुए मोती की लड़ियों के जैसे झाग भरे जो झरने जो हैं वे नीचे बह रहे हैं। गिरवर के उर से उठ उठ कर उच्च आकांक्षाओं से तरवर है झांक रहे नीरव नभ पर, अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। गिरवर के ओर से माने पहाड़ के हृदय से पैदा होने वाले जैसे दिखने वाले जो पेड़, बड़े बड़े पेड़ जो हैं वे उच्च आकांक्षाओं के साथ नीरव माने शांत आकाश की ओर वे ताक रहे हैं। कैसे ताक रहे हैं? अनिमेष माने पलक झपके बिना, अटल स्थिर से, कुछ चिंता पर चिंता में डूबे हुए वे आकाश की ओर देख रहे हैं। उड़ गया अचानक लो भूधर, फड़का अपार वारिद के पर, रव शेष रह गए निर्झर, हे टूट पड़ा भू पर अंबर। माने अचानक आकाश बादल रूपी पंखों को पाकर पहाड़ उड़ गया है और रव शेष रह गए हैं निर्जर, झरनों की आवाज के बिना वहाँ कुछ सुनाई नहीं दे रही है। टूट पड़ा भू पर अंबर, ऐसा लग रहा है कि आकाश भूमि पर गिर पड़ा है। धंस गए धरा में सभयशाल, ऐसे आकाश भूमि पर गिर पड़ने से धंस गए, भूमि के अंदर दब गए हैं सभयशाल, भयभीत होकर शाल वृक्ष भूमि के अंदर दब गए हैं। उठ रहा धुआं जल गया ताल, माने तालाब जल रहा है और उसमें से धुआं उठ रहा है। यूं जलदयान में विचर विचर था इंद्र खेलता इंद्रजाल, मानो जलदयान माने बादल रूपी विमान में बैठकर इंद्र घूमते हुए अपना इंद्रजाल दिखा रहा है, इंद्र अपना चाल दिखा रहा है। इस प्रकार प्राकृतिक सौंदर्य के वर्णन से भरी इस कविता एक सफल छायावाद कविता के रूप में प्रसिद्ध हुई है। धन्यवाद।